अगर अपन बात करें तो भारत के भूगोल के एवं संसाधनों के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत आपका टॉपिक पहला भू आकृतिक प्रदेश था, दूसरा हमने जलवायु के बारे में बात की। तो देखिएगा भू आकृतिक प्रदेश के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर चुके थे। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, यानी कि सबसे पहले भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में हमने बात की। भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने जो है कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली थी कि भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी। तो इसके संदर्भ में अगर अपन बात करें तो सिंपल सी एक कहानी थी कि भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में हमने जो जाना, उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने एक बात देखी और वो देखा कि भारत का जो भौतिक विभाजन था वो किस क्रम में हुआ है, उन चीजों के बारे में हमने जाना। जिस प्रकार से हम सबसे पहले मानचित्र के संदर्भ में एक बार देख लेते हैं कि भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में हमने किन किन चीजों के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, तब तक आप सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दीजिएगा कि अपनी क्लास प्रारंभ हो चुकी है और क्लास में आपको सभी को आना है। ठीक है, चलिएगा। अब अपन बात कर रहे थे यहां पर। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि अपने भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में हमने बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जैसे भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में बात आती है, सबसे पहले आपको एक समक्ष एक चीज आती है और उस चीज के अंदर बाद में हमने सबसे पहले देखा कि भारत के मैप के बारे में हमें अध्ययन करना था। भारतीय मैप हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए कि हमने भारतीय मैप में हमेशा मैं इसलिए बार बार मैप बनाता हूं ताकि आपके माइंड में पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहां पर स्थित थी और कौन से राज्य जो है कौन सी जगह पर स्थित है। क्योंकि जब तक राज्य लोकेशन के बारे में हमें पता नहीं चलेगा कि स्थिति कहां पर है, तब तक हम जो है किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट रूप से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको निश्चित तौर पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा सीखनी है और चीज़ ये देखनी है कि भाई हम सबसे ज़्यादा अगर बात करें, हाँ बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग भाई। अब अपन भारत के संदर्भ में कुछ बातें कर रहे थे, सबसे पहले भारत के संदर्भ में कुछ बातें जान लेते हैं, फिर हम आगे अगले टॉपिक पर अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आपका ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो क्षेत्र है, इस जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारा एक पर्वत है और उस पर्वत के बारे में हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त की कि उस पर्वत का नाम क्या था। उस पर्वत का नाम था सर हिमालय। और हिमालय पर्वत के बारे में हमने जो है भौतिक विभाजन की अगर अपन बात करते तो हिमालय पर्वत के बारे में हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर जान ली थी। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, ये जो आपका पर्वत है, इसी पर्वत के कारण जो है आपके दूसरे नंबर पर एक बात याद रखनी है कि इसी पर्वत के कारण यहाँ से जो है नदियों का उद्गम होता है। किसका? इसी पर्वत से क्या आती है? नदियां आती हैं और ये नदियां अपने साथ में कुछ मृदा लेकर आती है, कुछ अपरदन लेकर आती है। ठीक है, तो इस अपरदन के कारण जो है ये क्या करती है? मैदानों का निर्माण करती है। तो इन मैदानों का निर्माण करते हैं। दूसरे पार्ट के अंतर्गत हमने देखा कि किसका निर्माण हो रहा है भारत में, तो दूसरा भाग आपका जो है मैदानी भाग हो गया। भौतिक विभाजन की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में तीसरे भाग के अंतर्गत हमने नदियां कंप्लीट कर ली। फिर इसके बाद में हमने जाना कि नदियों के बाद में हमने एक चीज देखी कि यहां पर पठार भी पाए जाते हैं भाई, क्योंकि यहां पर जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो हिमालय की उत्पत्ति के कारण नदियों के द्वारा जब मृदा लाई गई, इसका जमाव हुआ तो मैदानों का निर्माण हुआ। जब मैदानों का निर्माण हो गया तो मैदानों का निर्माण होने के बाद में एक बात यहां पर लागू होती है कि जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। बिल्कुल सभी को नमस्कार भाई। हिमालय की उत्पत्ति हमें पता है कि दो प्लेटों के टकराने से हुई। यहां पर एक प्लेट होती है जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट के नाम से हम जानते थे। बिल्कुल, यहां पर आपकी इंडो प्लेट थी। ये इंडो प्लेट के कारण जो है इस दोनों प्लेटों के टकराने के कारण आपका हिमालय जो पर्वत है, इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया तो ये नीचे वाला जो भाग था, इस भाग के अंतर्गत भी वलन पड़ा, यानी कि यहां पर ज्यादा वलन नहीं होकर क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर उठा। जब ये थोड़ा सा ऊपर उठने लगा तो इस भाग के अंतर्गत किसका निर्माण हो गया? तो सर इस भाग के अंतर्गत जो आपका निर्माण हुआ वो निर्माण आपका होता है पठारों का। जब यहां पर किसका निर्माण हो गया? पठारों का। यानी कि हमारे तीसरे क्रम में हमें पता है कि भारत के अंतर्गत तीसरी बात कौन सी ध्यान में रखनी है? पठारों के बारे में। इसके बाद में सर ये पठारों के विभाजन हो गया। यहां पर और कुछ छोटे छोटे पठार आपके रहे, जैसे हमने बात कर चुके थे कि नागपुर का पठार, ठीक है, इसके बाद में यहां पर विंध्याचल पठार, ठीक है, सतपुड़ा का पठार, इसके बाद में यहां पर जो है पश्चिमी भाग के अंदर तटीय क्षेत्र या फिर आपके पूर्वी तटीय क्षेत्रों के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। बिल्कुल सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। अब ध्यान दीजिएगा, पठारी भागों के बारे में हमने बात कर चुके थे। इसके बाद में आपका टॉपिक चौथा प्रारंभ होता है। भारत का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है। यहां पर पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत अरावली, परपुरा, सतपुड़ा, ठीक है, विंध्याचल, वो समस्त पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत आती। यहां पर यह क्षेत्र एक ऐसा है भारत के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या पाया जाता है? रेगिस्तान पाया जाता है। तो हमने दूसरी बात देखी कि भाई यहां पर क्या पाया जाता है? रेगिस्तान होता है। तो भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो चौथे नंबर पर आपका क्या आता है? रेगिस्तान आता है। रेगिस्तान के भी दो भाग होते हैं सर। एक भाग को जिसको हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं।
एक भाग आपका जिसको हम रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। ये समस्त बातें हमने पिछली क्लास में जान ली है। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और है कि 5वें नंबर पर जो विभाजन होता है वो भारत का इस प्रकार से होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत के समुद्री क्षेत्र पड़ता है। समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है एक तरफ आपका समुद्र है जिसको हम अरब सागर कहते हैं, और दूसरी तरफ जो खाड़ी होती है उसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि बंगाल की जो खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में अपने कुछ द्वीप समूह है, ठीक है। इसको ये जो द्वीप समूह है ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से निर्मित हुए हैं, तो ये ज्वालामुखी उद्गर के कारण निर्मित हुए हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपके अरब सागर के अंतर्गत द्वीप पूछ लिए जाए तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे द्वीप है, उनको लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, यानी कि इस समुद्र के अंतर्गत भी आपका कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। दूसरी बात यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ध्यान में ये रखना है कि नीचे वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है हिंद महासागर, और हिंद महासागर हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, यानी कि किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो यह हमें किस प्रकार से, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। यहां पर देखिएगा हमने सबसे पहले चौथे टॉपिक बात किया, 5वां टॉपिक आपकी यूनिट शुरू होती है जिसको अपन कहते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा का हमने 2 भागों में विभाजन कर रखा है, एक को हम कहते हैं जिसको पश्चिमी तट कहते हैं, बिल्कुल जो पश्चिमी तट होता है, एक आपका जो है कौन सा तट होता है, पूर्वी तट होता है। पश्चिमी तट के अंतर्गत आपका जो दक्षिणी, यानी कि मैं कहूं कि दक्षिणी पश्चिमी तट जो है ये आपका अरब सागर से लगता है, किससे लगता है, अरब सागर से लगता है। और आपका दूसरा जो वाला तट है पूर्वी तट, जो आपका जो यहां से अगर मैं बात करूं तो पूर्व से यानी कि दक्षिण तक का जो तट है, इस तट की बात करते हैं तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी के साथ में साझा करता है, किसकी खाड़ी के कारण, बंगाल की खाड़ी। तो समस्त बातें आपको याद रखना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हमारा ये संबंध यहां पर क्लियर हो गया। ये समस्त बातें आपने जानी पिछली क्लास के अंतर्गत। अब अपन बात करने जा रहे हैं यहां पर दूसरी बात कि यहां पर जो ये नदियां हैं, इस नदियों के कारण यहां पर वनस्पति का भी उत्पन्न होता है। यहां पर कुछ आपके जो अंतर्राष्ट्रीय यहां पर कुछ राष्ट्रीय वो भी है आपके, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, वन्य जीव वन्य, बिल्कुल नमस्कार सभी को। तो वन्य जीव वन्य अभयारण्य भी है, ठीक है। इसी के अलग अगर अपन बात करते हैं वन्य जीव वन्य अभयारण्य भी हमने देखा, वनस्पति के बारे में हमने जाना। अब अपन कुछ बातें कर रहे थे, यहाँ पर अपने सिंपल सी कहानी है, यहाँ तक कि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चनों की ओर फिर चलते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि हमने बात किसके आधार पे की है, यहां पर हमने भू आकृतिक प्रदेश के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। दूसरी यूनिट हमारी शुरू होती है भू आकृतिक प्रदेश, हमारे समझ में आ गए, सब बच्चों को याद आ गया होगा, लगभग सारे विद्यार्थियों को पता चल गया होगा। इसके बाद में दूसरा आपका टॉपिक शुरू होता है, उस टॉपिक का नाम होता है जलवायु। जलवायु के संदर्भ में सर हमने बहुत सारी बातें सुनी है लेकिन आज तक हमने पढ़ा नहीं था। अब जलवायु के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई जलवायु के कारण हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जलवायु के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर जलवायु के संदर्भ में आपको 2 चीजें मैंने बताई थी, बिल्कुल पिछली क्लास में 2 चीजें मैंने आपसे बताई थी कि यह आपका जो भारत है, इस भारत के संदर्भ में आप जलवायु को पढ़िएगा। उससे पहले आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि अगर विश्व ग्लोब की जलवायु के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर हमने बहुत सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया सर, 2-3 दिन से हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर सर आपने एक बात बताई थी कि हमें सबसे पहले ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ग्लोब के बारे में। यहां पर मैंने एक ग्लोब के संदर्भ से आप लोगों को एक बात समझाई थी, क्लियर की थी कि भाई ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के संदर्भ में हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है। यहां पर जो है मैंने 2 रेखा हमेशा आपके समक्ष खींचता हूं और बताता हूं कि आपको ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि यहां पर एक डिग्री है जिसका नाम है 23.5 डिग्री, एक नीचे 23.5 डिग्री है, इसको तो सर कर्क रेखा नाम दे रहे थे आप। इसके बाद में अगर अपन बात करें नीचे वाली को हम मकर रेखा नाम दे रहे थे। यहां पर बात की जा रही है जलवायु के संदर्भ में, याद रखना जलवायु के संदर्भ में बात की जा रही है। मैं विश्व जलवायु की भी बात कर रहा हूं और भारत की ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, भारतीय जलवायु की बात कर रहा हूं। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इसके बाद में आपका लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर अपन बात करते हैं कि जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहली कहानी यहां पर एक बात समझ में आती है कि ये जो दिशा है इसको अपन बोलते हैं दक्षिण दिशा और इस दिशा को हम उत्तर दिशा बोलते हैं। यानी कि यहां पर जब विभाजन होता है, यानी कि जब जलवायु का उत्पन्न होता है, वो जलवायु का उत्पन्न किस प्रकार से होता है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब सूर्य या तो दक्षिणायन होगा, सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होगा, और या फिर सूर्य जो है उत्तरायण होगा, तब जलवायु का परिवर्तन होगा। जब यहां पर मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जलवायु की बात करें तो जब सूर्य आपका किस दिशा में होगा, सूर्य जब उत्तरायण होगा तो उत्तरायण होने के कारण आपका जो है सूर्य जिस समय उत्तरायण होगा उस समय तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो पौने है, ये पौने घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी।
किस दिशा में घूमेगी? विपरीत दिशा में घूमेगी। अर्थात हम कहें कि यहां से जो मानसून उठकर आएगा वो मानसून आपके दक्षिण की ओर जाएगा, ठीक है। यहां पर सेम कहानी, यहीं पर एक बात कहानी और लागू होती है कि इसी के अपोजिट एक कहानी और बनती है कि यहां पर तो क्या हो गया, यानी कि ये तो वायु की गति हो गई, वायु की दिशा हो गई, वायु की दिशा में घूमेगी, यानी कि सूर्य किस ओर हो रहा है तब ऐसी कंडीशन बन रही है। तो तब आपके इस कंडीशन में जब सूर्य नीचे की ओर जाएगा तो उस समय की कंडीशन कुछ और हो जाएगी, क्योंकि उस समय आप वापस जो है सूर्य की यानी कि घड़ी की जो सुई की दिशा है उस दिशा में घूमना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि ये समस्त बातें हमको अध्ययन कर लिया था, हमने समस्त बातें जान ली थी कि सर इस कारण से चक्रवात जलवायु के बारे में हमें सब पता होता है। दूसरी बात, यहां से एक बात ध्यान रखना, जलवायु के संदर्भ में हमें एक बात पता रखनी है कि पहले देखिएगा यहाँ का जो भाग है, यहाँ पर एक महासागर है, जिस महासागर का नाम मैंने बताया आपसे कि उस महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? यहां पर एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। सर इस हिंद महासागर से हमारा बहुत बड़ा संबंध है। कौन सा संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि इस हिंद महासागर के कारण ही यहां पर आपका एक देश स्थित है जिसका नाम है भारत। कौन सा देश है? भारत देश है। और यहां पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। उस एशिया महाद्वीप का एक देश है भारत, और वो भारत है आपका ये। यहाँ पर आपने एक बात देखी होगी कि सर यहाँ पर हमेशा हमने एक बात देखी है कि यहाँ से एक रेखा खींचते हैं पर 23.5 डिग्री होती है और छोटी सी एक रेखा होती है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री यही रेखा है। इस रेखा पर कहा था कि सर ये सारी चीजें हमें पता है, संपूर्ण बातें हमने जान ली है कि यहाँ पर जो अब यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि जलवायु का उत्थान होता है। जलवायु के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपसे कहा था कि जब 23.5 डिग्री यानी कि जब आपके सूर्य इस दिशा से यानी कि नीचे की ओर जब सूर्य जाएगा, यानी कि सूर्य दक्षिणायन होने जाएगा, तो दक्षिणायन होने की कंडीशन में ये होता है कि जब सूर्य यहाँ पर जो ये 0 डिग्री जो रेखा थी आपकी, इस 0 डिग्री रेखा के मध्य और यहाँ पर आपके 23.5 डिग्री मकर रेखा के मध्य होता है, तो यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है? यहाँ पर जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में तापमान अधिक हो जाता है। जब यहां पर तापमान अधिक हो जाता है तो यहां पर आपका ऊपरी भाग जो है यहां पर तापमान कम हो जाता है। जब यहां पर तापमान कम हो जाता है तो कम तापमान होने के कारण वायु की दिशा परिवर्तन हो जाती है, और जब यह हिंद महासागर से ताप सर्वाधिक होता है तो यहां से कुछ चीजें यानी कि जल वाष्प उठ के ये जो ताप होता है ये बढ़ने के कारण दाब जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। इस कारण से कुछ चीजें क्या होती है यानी कि उत्थान होती है, जिसे हम कहते हैं जल वाष्प। और ये जो जल वाष्प होता है मेरे लाडलो, ये जल वाष्प आपका जाता है कहाँ पर? ऊपर की ओर। यानी कि जैसे ही वायु की दिशा परिवर्तन होती है तो ये यहाँ पर जाता है किस दिशा में? यानी कि ऊपर की ओर जाता है, निम्न दाब की ओर जाता है। अर्थात हम कहें कि यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हिंद महासागर है, हिंद महासागर से उठा हुआ जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर एक सागर है, उसका नाम था अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। यहां पर एक बात हमेशा याद रखना कि हिंद महासागर आपके नीचे वाले 0 डिग्री जो रेखा है उसके नीचे वाले भाग में हिंद महासागर स्थित है। इस हिंद महासागर से सर जो जलवायु की जो पवनें उठेगी, ये जो धाराएं उठेगी, ये धाराएं उठती है। यहां पर 2 चीजें याद रखना। अगर मान लीजिएगा एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन बनता है कि अब यहां पर क्वेश्चन विश्व लेवल में जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि जो जलवायु होती है, यानी कि अगर अपन बात करें तो विश्व में जलवायु किस संदर्भ में आती है, या आपके एशिया महाद्वीप के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा कि एशिया जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अंतर्गत जलवायु की दिशा कौन सी होती है। या यहां पर एक दूसरी बात होती है कि मानसून, इस मानसून की स्थिति क्या होती है। विश्व ग्लोब पर अगर आपसे पूछा जाए तो विश्व ग्लोब पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पूछ रहा है आपसे, तो एक बात याद रखना हमेशा, या आपसे उत्तरी गोलार्ध के संबंध में पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध हो या एशिया महाद्वीप हो, दोनों के संदर्भ में अगर आपसे ये बातें पूछता है तो आपको याद रखना है कि इसकी गति हमेशा किस ओर से किस ओर की रहेगी। तो यहां पर आपकी एक दिशा बढ़ती है जिसका नाम है पश्चिम दिशा। तो याद रखिएगा, आपने कहा था कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा जो है, नीचे आपके दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। इसी संदर्भ में यहां पर आप देखेंगे कि ये जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर से कुछ पवने मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पवने इस ओर जा रही है। यहां पर आपको कुछ दिख रही है, ये पवने जो मैं आपको रेड पेन से आपको दर्शा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये पवने इस दिशा से, अब आप देख रहे होंगे कि ये पवने किस ओर से किस ओर जा रही है। तो यहां से आपके दक्षिण और पश्चिम वाले जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से जा रही है ना। यानी कि आपके जो विषु है, इसके अंतर्गत आपका जो वर्षा ऋतु का जो समय होता है, इस समय जो मानसून जा रहा है वो मानसून किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से आपके जा रहा है। और किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व की स्थिति में जा रहा है। सर उत्तर पूर्व की स्थिति में जब मानसून जा रहा है
तो भारत के संदर्भ में भी यही कहानी लागू होती है। भारत के संदर्भ में कैसे कहानी लागू होती है ये समझिएगा। यहां पर अरब सागर है, काफी सारे विद्यार्थी जानते हैं, ये काफी सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर अरब सागर से जो मानसून उठता है वो हमारे यहां पर आता है क्योंकि ये इस दिशा में है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अरब सागर से जो मानसून उठेगा वो केवल भारत के इस तटीय क्षेत्रों पर ही वर्षा करेगा, और ये जो तटीय क्षेत्रों पर जो वर्षा होती है उसको आप अम्र वर्षा कहते हैं। और अम्र वर्षा जो होती है, इस वर्षा के कारण आम पकने लग जाते हैं दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत में जो अम्र वर्षा होती है गर्मी के समय में, वो गर्मी के समय में यानी कि यहाँ से जो जल वाष्प उठता है वो ज़्यादा लंबे समय तक या ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता है। यानी कि वो जैसे ही तटीय क्षेत्रों के संपर्क में आता है, यहाँ पर नमी के संपर्क में आता है, तापमान कम होता है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। और तटीय क्षेत्रों पर जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, तो इस तटीय क्षेत्रों पर जो वर्षा होती है नीचे दक्षिणी भारत में, वो होती है अरब सागर की पवनों के कारण। किसके कारण होती है, अरब सागर के कारण होती है। यहां पर हिंद महासागर यानी कि जो मानसून जो काम करता है, हमारे जो वर्षा ऋतु जो हमारे संपूर्ण भारत में जो मानसून आता है, इस मानसून का केवल और केवल संबंध यहां पर एक बात से है कि इसका संबंध हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि इसका संबंध हमारे हिंद महासागर से है। कौन से महासागर से, हिंद महासागर से। हिंद महासागर से जो चीजें आपके यानी कि हिंद महासागर से जो पवने उठेगी वो पवने अरब सागर से होती हुई जाएगी। कहां से होती हुई जाएगी, अरब सागर से होती जाएगी। सबसे पहले जो वर्षा होगी वो केरल के तट पर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर होती हुई ये वर्षा इस प्रकार से जाएगी। फिर यहां पर आपके विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यहां पर आपका गिरी पर्वत, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आपकी अरावली, ये सब चीजें इसको प्रभावित करती है। जब ये यहां पर भारत में प्रवेश करती है तो इस क्रम में जाती है। उसके बाद में ये वापस जब इससे टकराकर वापस आती है, जब यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम था हिमालय, ये हिमालय से जब वापस टकराएगी तो वापस टकराते यानी कि यहां पर तो देखिएगा आपका जो ये नीचे वाला तट है, तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा जो यानी कि अगर अपन बात करते हैं मानसून को, तो मानसून को प्रभावित कौन कौन करता है, तो मानसून को प्रभावित करता है एक तो दूरी, समुद्र से दूरी कितनी है, समुद्र से ऊंचाई कितनी है, कितना दाब है ना, वो सब चीजें समुद्र को यानी कि आपके मानसून को प्रभावित करती है। मानसून को प्रभावित करती है तो एक चीज समझना यहां पर कि मानसून को प्रभावित करने का कारण यानी कि दूरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत वर्षा हो जाती है। अर्थात हम कहें कि ये आपके समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत नजदीक होता है, इस कारण से तटीय क्षेत्रों में पहले बारिश हो जाती है। फिर यहाँ पर आपके जब यहाँ पर तो देखिएगा आपके जून वाला जो महीना होता है, उस जून महीने के अंतर्गत ही वर्षा हो जाती है। आपके यहाँ पर वर्षा प्रारंभ होती है यहाँ पर जुलाई अगस्त के महीने में, यानी कि जुलाई के शुरुआती यानी कि जुलाई के मध्य वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर अगस्त, और अगस्त के बाद में आपके सितंबर के अंतर्गत लगभग जो है आपके मानसून वापस लौटता है। जब यह हिमालय पर्वत से टकराता है तो वापस इसको गति मिलती है। जब ये गति मिलती है तो ये यहां पर चला जाता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, भी कुछ पवने निकल जाती है। बंगाल की खाड़ी में भी कई बार ये वर्षा करता हुआ ये वापस लौटता है, और वापस लौटते हुए यानी कि यहां पर ये इस प्रकार से वापस गति करते हुए कहां आता है, अरब सागर में आता है। जब इसकी समस्त गर्मी समाप्त नहीं होती है, जब इसके अंतर्गत ज्यादा अगर और जल बचा हुआ होता है, तो इन जल को जो है ये बादलें कहां पर बरसाती है, अरब सागर में आकर बरसा देती है, ठीक है। तो यहां से उठती है और यहां पर वापस आकर समाप्त हो जाती है। ये समस्त बातें हमने पिछली क्लास में भी जानकारी प्राप्त की थी, और लगभग शायद पिछली क्लास में हमने कुछ चीजें क्वेश्चन के माध्यम से देखा था, यहां पर हमने व्याख्या और थ्योरी के माध्यम से देख लिया, आपको समझ में आ गई। अब आप कई बार कहते हैं कि सर यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इस पैटर्न पर पूछता है आपसे कि भाई भारत के अंतर्गत मानसून की दिशा कौन सी होती है। अब मानसून की दिशा आप कई बार कहते हैं कि सर पश्चिम दक्षिण, क्योंकि यहां पर एक फैक्ट बैठता है इसलिए आप इसको याद रखते हैं कि दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण होती है। लेकिन याद रखना ये इसके संदर्भ में बात नहीं की जा रही है, वो बात की जा रही है आपके ग्लोब के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में। तो याद रखना इस बात को। हाँ सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग भाई मंजीत कह रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गई कहानी। अब अपन आगे चलते हैं। जलवायु आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है, ये मान लीजिएगा। वर्षा हो गई, कम हो गई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ पवने भी चलती है, जैसे काल वैशाखी पवने होती है, लू चलती है। इन लू के बारे में बात करें तो इधर से आपके पवने चलती है, उनको अपन लू कहते हैं, ठीक है। वो सारी बातें भी अपने पिछली क्लास में जाना था। आज की क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं। अब सीधे देखिएगा, ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। भूआकृतिक प्रदेश आपने पढ़ लिया, जलवायु आपकी कंप्लीट हो गई। अब प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, वन्य जीवों के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, यानी कि अगली क्लास में आपके यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 समाप्त करेंगे। कल वाली क्लास में आपको प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों के बारे में पढ़ के आना है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक के अंतर्गत बहुउद्देश्य और नदी घाटी परियोजना है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आपको याद रखना है कि हमेशा अपन 2-2 यूनिट लेकर चलेंगे अब अगली क्लास से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब अपन बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में जलवायु से आपके छूट गए थे, उन पर अपन बात कर लेते हैं।
सबसे पहली बात यहां पर हमने लगभग आपके 17-18 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में हमने कर लिया था। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 से आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। अब आप सभी को आंसर देना है। सारी बातें मैंने रिवीजन करा दी, सारी बातें मैंने याद करवा दी। अब आप मुझे बताइएगा, हाँ सर आरएस का एग्जाम टाइम क्या रहेगा बताना प्लीज। अच्छा, आरएस का एग्जाम देने जाओगे पहले एक बार भारत का भूगोल पढ़ के जाइएगा, फिर अपन बात करते हैं भी लास्ट में आपका कमेंट के बारे में सारे जवाब देके चलेंगे। हाँ, आरएस का टाइम पीरियड आपके एडमिट कार्ड में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में सर्दियों के दौरान कौन सी हवाएं चलती है। भारत में सर्दियों के दौरान कौन सी हवाएं चलती है ये आपको बताना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं चलती है, उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं चलती है, पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं या पूर्वी चक्रवात आते हैं। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी देते हैं। पहले मीना जी आ गए आप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्दियों के दौरान, सर्दी ऋतु की बात कर रहा है, सर्दी ऋतु के अंतर्गत जो पवनें चलती है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में चलती है ये बताना है। अब क्वेश्चन के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी मानसून लिखा हुआ था, उत्तरी पूर्वी मानसून लिखा हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ लिखा है, पूर्वी चक्रवात लिखा हुआ है। अब आपको आंसर देना है। बात कर रहा है भारत के संदर्भ में। सबसे पहले एक बार आप आंसर दे दीजिएगा, मैं सभी के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद में अपने इसकी व्याख्या करते हैं। पहले मैं आप सभी के आंसर लेता हूं, एक बार सभी को आंसर देना है। आंसर दीजिएगा भाई सभी विद्यार्थी। देखते हैं कितने विद्यार्थियों का आंसर राइट रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आ रहा है भाई किसका। प्रीति का आंसर आया ए, निधि का आंसर ए आया है, मिंकू का आंसर ए आया है। अब देखते हैं अन्य विद्यार्थियों का आंसर क्या रहता है। अब ध्यान दीजिएगा ए आंसर आ रहा है भाई, ठीक है। चलिएगा, जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया धन्यवाद के पात्र हैं। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिएगा कहीं बार क्वेश्चन पैटर्न गलत हो जाता है हमारे से। यहां पर ये आपसे कह रहा है कि केवल वहां पर भारत की सर्दियों की बात कर रहा है। पहले दिशाओं का ज्ञात कर लेते हैं। एक दिशा होती है उत्तर, एक दिशा होती है पूर्व, और एक दिशा होती है पश्चिम, और एक दिशा होती है दक्षिण। यहां पर ये पूर्वी चक्रवात की बात कर रहा है। पूर्वी चक्रवात की बात कर रहा है, अर्थात हम कहें कि बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उठता है ये उसके लिए कह रहा है। बंगाल की खाड़ी से चक्रवात कब उठता है ये आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात उठता है उस समय आपके मानसून, यानी कि संपूर्ण भारत में ये मानसून की स्थिति जब रहती है उस समय क्या होता है कि आपके अरब सागर का, ठीक है, अरब सागर के साथ में आपका एक याद और रखनी है एक बात कि यहाँ पर हिंद महासागर दोनों की जो पवनें हैं वो दोनों की पवनें जो है भारत के अंतर्गत मानसून लेकर जाती है। जब ये मानसून लेकर जाती है तो बंगाल की खाड़ी की जो स्थिति होती है इसके अंतर्गत आपके चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो है यहाँ पर दाब निम्न होता है और यहाँ पर दाब उच्च होता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो है चक्रवातों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। जब ये चक्रवात उठते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ के जो तटीय क्षेत्र है इन तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। एक होता है चक्रवात। चक्रवात जो है आपके किस दिशा की ओर चलता है, घड़ी की सुई की दिशा की ओर, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर चलता है। और एक होता है प्रति चक्रवात। एक प्रति चक्रवात होता है और वो आपके घड़ी की विपरीत दिशा की ओर चलता है हमेशा, ठीक है। तो हमेशा एक बात रखना, याद रखना कि इसकी यानी कि चक्रवात तो हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में इस प्रकार से चलता है और प्रति चक्रवात हमेशा इस ओर से इस ओर चलता है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों की कहानी याद रखना सेम, ठीक है। इनकी दिशा कई बार पूछी जाती है। यहां पर कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहा है। पश्चिमी विक्षोभ जो यहाँ पर वर्षा करते हैं आपके, ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभों की बात कर रहा है। पश्चिमी विक्षोभों के बारे में अभी अपन ने ग्लोब पर जाना था, मैंने आपको ग्लोब पर बताया था। ये जो ग्लोब है इस ग्लोब के अंतर्गत जो ये जो वायु होती है इस वायु को पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, जो यहाँ से तटीय क्षेत्रों से समुद्री क्षेत्रों से जल उठाती है और ये वर्षा करने जाती है, लेकिन ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। इधर पश्चिमी विक्षोभों की कहानी कुछ और है। इसके बाद में उत्तरी पूर्वी मानसून की बात कर रहा है भैया। उत्तरी पूर्वी मानसून की बात करें, ये आपका जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत से आपका जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून इससे टकराएगा और इससे टकराकर जब ये वापस लौटेगा, तो जब ये टकराकर वापस लौटेगा तो इस समय तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि भारत में जब ये वापस लौट रहा होता है, यानी कि भारत में जब ये जाएगा इधर ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तरी भारत में जब जाएगा उस समय तो क्या होगा, ये संपूर्ण भारत के अंतर्गत वर्षा ऋतु का समय होगा।
कौन सी ऋतु होगी? वर्षा ऋतु। लेकिन जब ये वापस लौटेगा हिमालय पर्वत से टकरा कर, तो इसके कारण जब ये वापस लौटता है तो इस समय की स्थिति क्या होती है कि इस समय की स्थिति ये होती है कि इस समय आपके भारत में कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाती है? यानी कि शरद ऋतु, जिसको अपन बोलते हैं सर्दी, यानी कि इसका प्रारंभ हो जाता है, सर्दी का या शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है भारत के अंतर्गत। जब शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है इस समय, तो इस समय यह होता है कि पवनें किस दिशा से चलती है? तो पवनें हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व से जो पवनें चलती है, वो उत्तर पूर्व से जो पवनें चलेगी, इस पवनों के कारण ही वापस आपका जो मानसून है वो वापस लौटता है। और जब मानसून लौटता है तो इस समय आपका जो सूर्य है वो सूर्य आपका क्या हो जाता है? उस समय प्रॉपर सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि सूर्य की जो स्थिति होती है वो मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। और मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है तो इस समय आपका जो उत्तरी गोलार्ध होता है, इस उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जो ध्रुवीय प्रदेश है, जिसको अपन उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव में इस समय रात होती है। और रात कितने समय के लिए हो जाती है? तो 6 महीने के लिए यहाँ पर रात हो जाती है। और इस समय दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत क्या हो जाती है? 6 महीने के लिए दिन हो जाता है भाई। कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए दिन हो जाता है। तो याद रखना, ऐसी स्थिति बनती है इस समय यहाँ पर अपना एक देश है जिसका नाम है भारत, एक महाद्वीप है एशिया। और इस क्षेत्र में इस वाला जो डिपार्टमेंट है, जो आपके 0 डिग्री से ऊपर वाला डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत सर्दी होती है। यहाँ पर तो अत्यधिक क्या होती है? सर्दी होती है, अत्यधिक शीत होती है, यहाँ पर तो रात ही रहती है। यानी कि यहाँ पर तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर बर्फ रहती है, बीच वाले भागों के अंतर्गत सर्दी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सर्दी ऋतु होती है। और सर्दी ऋतु में क्या होता है? हमेशा मैंने कहा कि यहाँ से वापस लौटेगा, और वापस लौटेगा क्योंकि यहाँ पर दाब कम हो जाएगा। जब ऊपर सर्दी पड़ने लग जाएगी तो वापस हवा की गति की दिशा परिवर्तन हो जाएगी और घड़ी की सुई की दिशा में घूमता हुआ वापस दक्षिण की ओर जाएगा। जब ये दक्षिण की ओर जाएगा तो इस समय यहाँ पर समय कौन सा हो जाएगा? तो उस समय सर सर्दियों का समय हो जाएगा। और सर्दियों का समय होने के कारण जो है आपको हमेशा याद रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी तो मानसून लेकर जाता है भारत में मानसून लेकर जाता है, लेकिन जब ये आपकी उत्तरी पूर्वी जो मानसून आता है, इसको अपन लौटता हुआ मानसून कहते हैं। कौन सा मानसून कहते हो? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और ये लौटता हुआ मानसून जब आता है तो ये वर्षा करके जाता है राजस्थान में भी और भारत में भी। तो इसको अपन माउट कह देते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो उत्तरी पूर्वी मानसून होगा। यानी कि किसी भी चीज को आप पहले सीधे सीधे आंसर नहीं देना है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आंसर देने से पहले क्वेश्चन पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन पैटर्न को समझने के बाद में उसके ऑप्शन समझना है, ठीक है, उसके बाद आंसर देना है। तो भारत में सर्दियों के दौरान कौन सी हवाएं चलती है? तो आपके उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर कौन सी दिशा है? ये हिमालय पर्वत से टकराकर वापस आएगी तो आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी दिशा हो जाएगी। ये उत्तरी पूर्वी दिशा से जब वापस लौटेगा तो इस कारण से इस समय आपकी सर्दी हो जाएगी। क्लियर है कहानी? चले आगे चलिएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहां पर कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य प्रभाव क्या होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को आपने कई बार देखा होगा कि वार्मिंग का प्रभाव आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट के अंतर्गत। पर्यावरण का एक सबसे अच्छा टॉपिक होता है। पर्यावरण के अंतर्गत हमारी जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी से संबंधित होता है। और पृथ्वी के बारे में आपको हमें ना कई बार कहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की जो है इसकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ने का कारण क्या है? पृथ्वी पर अत्यधिक क्या हो जाता है? पहले एक बार आंसर ले लेता हूं, उसके बाद आपका हाँ, लौटता हुआ मानसून अक्टूबर, बिल्कुल वो बात सही है आपकी पाइल। अब देखते हैं सरोज नाइक का आंसर भी आया। एक बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा आप। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, वायुदाब में कमी हो जाती है, भारी वर्षा के कारण होता है, समुद्र में ठंडा होना, ये समस्त बातें होती है। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ए आंसर भी आया भाई, तनु का आंसर ए आया है, सरोज का बी आंसर आया। बाकी विद्यार्थियों के क्वेश्चनों की हवाई नहीं लग रही, शायद आंसर आप नहीं देना चाह रहे। हाँ, प्रीति का आंसर भी ए आया है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों का आंसर राइट आने वाला है। और आंसर दीजिएगा, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। तब तक मैं पानी पीता हूं एक बार, उसके बाद में अपन व्याख्या करेंगे क्वेश्चन की। आंसर नहीं दे रहे हो आप, कोई बात नहीं है। नहीं देना चाहते, चलो ध्यान दीजिएगा। नहीं देना चाहते तो पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, ये कमजोरी हमेशा लास्ट तक आपके साथ रहेगी। यहां पर गलती होगी, सुधार लेंगे। एग्जाम में गलती हो गई, लाइफ भर के लिए दुख रहेगा जीवन में कि वो क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर नहीं दिया कभी लाइफ में। चलो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहला यहां पर समुद्र का ठंडा होना बता रहा है। समुद्र के ठंडे होने के कारण तो आपको पता है कि चक्रवात प्रति चक्रवात जो है इनकी उत्पत्ति होती है। यहां पर
उत्पत्ति होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। ये प्रभावित करता है। समुद्र ठंडा होने का मतलब है कि आपके जो गोलार्ध वाला जो हिस्सा होता है, जिस समुद्र को ठंडा होने की बात कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिएगा हिंद महासागर ठंडा होगा, तो यहाँ पर हिंद महासागर ठंडा होने का कारण क्या है? ऊपरी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ जाएगी, ठीक है क्या? यहाँ पर तो याद रखना कि इसके अपोजिट होता है कि यहाँ पर सर्दी बढ़ जाएगी। तो ठंडा होने का विपरीत कारण, भारी वर्षा जब होगी तो भारी वर्षा के कारण आपको पता है कि क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएंगे, और भारी वर्षा का प्रभाव होता है कि बाढ़ आना। इसके बाद में कह रहा है कि वायु दाब में कम हो जाना। वायु दाब की कमी हो जाने के कारण क्या होता है? हाँ, लीलावती मीणा सर जी नमस्ते, नमस्कार भाई लीलावती, नमस्कार। हाँ, ये आंसर आ रहा है लीलावती मीणा का, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वायु दाब का कम होना ये बता रहा है। पृथ्वी के बारे में बात करें तो वायु दाब का कम होने के कारण क्या होता है? सबसे पहली समस्या तो हमारे सामने हो गई कि सर हम तापमान और वायु दाब दोनों में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है कि तापमान जब उच्च होता है, दाब की अगर अपन बात करते हैं, पहले तो इस चीज को समझो कि ये दो दाब और ताप की कहानी क्या है। यहां पर एक बात याद रखना कि जो तापमान है, इस तापमान की कंडीशन तो आपके स्थलीय भाग से है, अर्थात हम कहें कि जब सूर्य का प्रकाश है, किसका प्रकाश भाई? सूर्य का प्रकाश। और ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक जब आपके यानी कि भूभाग पर पड़ता है, इस पर पड़ेगा, तो यहां पर जो स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग का क्या हो जाएगा? स्थलीय भाग हो या फिर आपका जलीय भाग हो, इन दोनों का तापमान में वृद्धि हो जाएगी। किसकी वृद्धि हो जाएगी? तापमान में वृद्धि हो जाएगी। किसकी वृद्धि हो जाएगी भाई? तापमान में वृद्धि हो जाएगी जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। दूसरी बात यह कहता है कि वायु दाब क्या है। यहां पर वायु दाब की कंडीशन थोड़ी सी इसके विपरीत है। विपरीत कंडीशन इस प्रकार से होती है कि विपरीत दिशा की बात करें वायु दाब के बारे में, तापमान तो समझ में आ गया कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यहां पर वायु दाब का मतलब है सीधा सा आपके पृथ्वी के ऊपर वाले क्षेत्र के बारे में, यानी कि इस पृथ्वी का ऊपर वाला जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंतर्गत क्या होगा? जब आपको पता है कि वायुमंडल के अंतर्गत यानी कि स्थलीय भाग पर सर्वाधिक ताप होगा या समुद्री भाग पर सर्वाधिक ताप होगा, तो इसके कारण जलवाष्प होगा। क्या होगा रे मेरे लाडलो? जलवाष्प होगा। जब ये जलवाष्प होगा तो इसके कारण आपके वायुमंडल के अंतर्गत क्या हो जाएगा? समुद्री यानी कि यहां से जलवाष्प उठेगा, और जलवाष्प उठने के कारण ये वायुमंडल को प्रभावित करेगा। क्या? वायुमंडल में ये छा जाएगा। जब इस वायुमंडल में ताप वापस किरणें वापस लौटती है, ठीक है, तो इसके कारण पृथ्वी पर तापमान के जगह पर क्या बढ़ जाएगा? दाब बढ़ जाएगा। जब इसका दाब का बढ़ना, दाब के बढ़ने के कारण क्या होगा? यहां पर जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने के कारण अपन कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो समस्या बढ़ रही है। अर्थात हम कहें कि हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यानी कि हम कहें कि इसको प्रभावित हम कर रहे हैं, और प्रभावित जब हम करते हैं तो इसके कारण तापमान जो है बढ़ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि परिवहनों के कारण, आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा कि परिवहन के कारण जो है, ठीक है, परिवहन का अधिक संचालन होने के कारण, CO2 गैस का अधिक उत्सर्जन होने के कारण ये समस्त चीजें ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करती है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। जब तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है तो इस समय पृथ्वी की स्थिति में क्या हो जाता है? वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है, दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। वायुमंडल और दिशाओं में जब परिवर्तन हो जाएगा तो समय पे मानसून नहीं आएगा। मानसून नहीं आएगा तो मानसून नहीं आएगा तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि मानसून नहीं आ गया तो पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है, उस स्थलीय भाग पर जो तापमान बढ़ा था वो तापमान भी ठंडा नहीं होगा, और तापमान ठंडा नहीं होगा इसके कारण क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो वनस्पति है उसको प्रभावित मिलेगा, यहाँ पर मानव जीव जंतु जो भी है उन सबको प्रभावित होंगे। तो इस कारण से हमेशा ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जब तापमान बढ़ेगा तो उस समय आपके ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। इसके बाद में वायु दाब के कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि इसका वायु दाब का संबंध सीधा सीधा वायुमंडल से है, ठीक है। तो वायु दाब इसका कारण नहीं होगा, इसका कारण होगा तापमान। तो हमेशा याद रखना तापमान इसका सही आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या होगा? तो आपके पृथ्वी में तापमान बढ़ने के कारण होगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी ने आंसर दिया वो बिल्कुल राइट आंसर है। काफी सारे विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया, उसका क्लियर मैंने आपको कर दिया है कि बी ऐसी कंडीशन में बी होता है। चलो, किस प्रक्रिया से जो है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है? किस प्रक्रिया से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है ये बताना है। औसत तापमान में फिर आपके वापस यही आ गया, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न को समझना भाई। क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए क्या करना होगा? पहले क्वेश्चन को देखते हैं।
चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ग्लोब की सहायता लेते हैं, तब तक आप आंसर दीजिएगा। पहले मैं आप सभी का आंसर सुन लूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे ग्लोब के बारे में। तन्नू दिवाकर का आंसर आया है ए, यानी कि तिन्नू कह रही है कि ग्रीन हाउसों को प्रभावित करता है वायुमंडल दाब, ओजोन में रिक्तीकरण या फिर समुद्री संकोचन होना। यह समस्त बातें क्या जिम्मेदार है, क्या पृथ्वी के औसत तापमान बढ़ता है इसके लिए। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है ये देखना है, किस प्रक्रिया से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है ये बताना है। अब देखते हैं, ए आंसर आया तन्नू का, इसके बाद में किसी का आंसर नहीं आया। यानी कि काफी सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि केवल क्लास को व्याख्या सुन लेते हैं, इससे काम चल जाएगा, व्याख्या से काम नहीं चलेगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तब तक गलती नहीं होगी ना, तब तक आपको अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं काफी सारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं, चलो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान, मैंने एक बात कही है कि औसत तापमान बनाए रखने के लिए हमेशा किसके बारे में ध्यान रखना है, दाब की अगर अपन बात करते हैं तो तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात है कि तापमान क्यों बढ़ेगा, तापमान इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अपन को, या दाब क्यों बढ़ेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज्यादा उत्सर्जन करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, सीधी बात है। दूसरी बात, तापमान क्यों बढ़ेगा, यहां पर प्रक्रिया का औसत तापमान बनाए रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। बी आंसर आया भाई, देखते हैं। सी आंसर आ रहा है, चलो सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, एक बार देखते हैं। यहां पर आपको एक पता है कि ओजोन परत की बात भी कर रहा है, समुद्री संकोचन की बात कर रहा है। समुद्री संकोचन से तो यहां पर कोई संबंध ही नहीं है, समुद्री संकोचन से तो समस्या होती है स्थलीय भाग को। कौन से भाग को, स्थलीय भाग को। समुद्री संकोचन के कारण क्या होता है, स्थलीय भाग प्रभावित होता है, यानी कि समुद्री जो क्षेत्र है उसका ज्यादा फैलाव होता है, ठीक है। हाँ, सबका आंसर आया है, पायल का भी आंसर आ गया, प्रीति का आंसर आ गया, मिंकू का आंसर आ गया और प्रीति का आंसर आ गया, तन्नू का आंसर, सभी ग्रेल्स का आंसर आ रहा है, बोईज आंसर नहीं दे रहे, क्या चक्कर है, भूल गए कि पढ़ना। अब देखो, ओजोन रिक्तीकरण की बात कर रहा है कि ओजोन जो परत होती है, ये ओजोन परत हमारी एक प्रावैग्निक किरणें होती है, और ये प्रावैग्निक जो हानिकारक किरणें होती है इससे हमें क्या करती है, बचाती है भाई। जब इससे बचाती है तो अपन कहीं देखते हैं कि कहीं बार CO2 और मोनोऑक्साइड जो गैस है उसके उत्सर्जन के कारण ओजोन जो परत है, उस ओजोन परत के अंतर्गत छिद्र हो रहा है, और इससे छिद्र होने के कारण जो है मानव या पृथ्वी के बारे में क्या हो जाता है, एक विडंबना का विषय बन जाता है, एक सोच यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। दूसरी बात, यहां पर वायुमंडल में दाब के कारण, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वायुमंडल का ताप क्यों बढ़ेगा रे, क्योंकि जब आपका स्थलीय भाग के अंतर्गत सूर्य का तापन ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसे कारण से यहां से जो जलवाष्प उठेगा वो वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल में क्या बना देगा, दाब बना देगा। तो सर्वाधिक दाब की वृद्धि तापमान के कारण हुई। यहां पर कह रहा है कि ग्रीन हाउस को प्रभावित, यानी कि देखिएगा किस प्रक्रिया के तहत जो है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के लिए ग्रीन हाउस को प्रभाव करेंगे, यानी कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनको अपन प्रभावित करेंगे तो तापमान में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, शिवा बिना कह रहा है ए आंसर दे दो सर। दिवाकर, अच्छा, चिंकी यादव कह रही है हाँ कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ग्रीन हाउस प्रभावित हो गया भाई। अच्छा, कैसे हुआ, तो तापमान में वृद्धि हो गई, वायुमंडल में दाब बढ़ गया। अब देखो ग्रीन हाउस प्रभावित कैसे हुआ, आपने कहीं बार एक बात देखी होगी, आजकल एक कृषि चलती है जिसको अपन बोलते हैं टेंट कृषि। टेंट कृषि देखी है आप लोगों ने, है ना। टेंट कृषि की अगर अपन बात करते हैं तो इस टेंट कृषि के अंतर्गत आप जाइएगा, इसमें एक चीज देखने को मिलेगी, यहां पर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो टेंट हाउस होता है, जो टेंट लगा हुआ होता है, ऊपर वाला जो टेंट होता है, इस टेंट के अंतर्गत जो कृषि की जाती है वो आपके किसके कारण होती है, तो एक बात ध्यान रखना है कि पहले तो सूर्य की जो किरणें हैं उसको रोकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में अंदर का जो दाब, यानी कि अंदर का जो तापमान है, अंदर का जो दाब है, उस दाब को क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसके यहां पर जो पौधे लगा रखे हैं उसके अनुकूल वहां पर वातावरण बनाया जाता है। और उस कारण से जब वातावरण बनाया जाता है तो ऐसे वातावरण के कारण क्या होता है, एक नई फसल का क्या होता है, उत्पादन होता है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई अभी तो जो है सीजन ही नहीं है इस फसल का, फिर भी ये फसल कहां से आ रही है, तो ये फसल जो आती है, यानी कि उस टेंट कृषि के अंतर्गत क्या परिवर्तन किया जाता है, अंदर के जो भाग है सूर्य के प्रकाश को रोककर आंतरिक जो माहौल है, तो उसके अंतर्गत जैसे ऋतु होती है, जैसे शीत ऋतु की बात करें। अब भाई शीत ऋतु के अंतर्गत जैसे अपन देखते हैं कि भाई शीत ऋतु के अंतर्गत कुछ फसलें होती है, जैसे अभी टमाटर की बात करते हैं, टमाटर सबसे ज्यादा होता है, मटर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा ये फसलें जैसे आपकी होती है, अब आप देखते होंगे कि मटर या टमाटर की बात कर लेते हैं अपन, सिंपल से टमाटर की बात कर लेते हैं। टमाटर के अंतर्गत आपने देखा होगा कि ये हमेशा पूरे 12 माह चलता है, पूरे 12 माह चलता है। जबकि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो गांव के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले तो टमाटर केवल हम या तो एक तो गर्मी के समय में देखते थे,
ठीक है, या फिर गर्मी के समय में कब तापमान, यानी कि जब आपका सर्दी ऋतु समाप्त होती थी उस समय इसको बोया जाता था और उस कारण से ये पेड़ बड़े हो जाया करते थे और उस कारण से इसमें टमाटर आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय की कंडीशन ये है कि पूरे 12 महीने टमाटर मिलते हैं। और ये किस कारण से मिलते हैं? ये ग्रीन हाउस गैसों के कारण मिलता है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर इसके अंतर्गत माहौल इनको ऐसा ही मिलता है, गर्मी के समय में भी इसको सर्दी का एहसास होता है। यहां पर सर्दी के समय में जैसे कोई फसल बोते हैं, जैसे खीरा बोते हैं, तो इसको गर्मी का एहसास होता है, तो ऐसा वातावरण यहां पर बनाया जाता है। हाँ, क्लास रुक रुक के अटक अटक के चल रही है, इसका मतलब आपका नेट खत्म होने वाला है। हाँ, किसी प्रक्रिया के तो याद रखना ग्रीन हाउस इसको प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, थोड़ी तीव्रता के साथ क्वेश्चन करते हैं, काफी सारे विद्यार्थियों का नेट अटकने लग गया। अब ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, यह आपको बताना है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फाइड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस होती है, इसके उत्सर्जन के कारण जो है कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। एक विद्यार्थी ने पिछली क्लास में पूछा था कि सर अम्लीय वर्षा कैसे होगी? आपने मानसून के बारे में बताया था, लौटते हुए मानसून के बारे में आपने बता दिया, इसके कारण अम्लीय वर्षा कैसे होती है वो भी बताना। वही क्वेश्चन आपके समक्ष है, याद रखना। मानसून इधर से जा रहा है, वापस लौटता हुआ मानसून भी बता दिया था मैंने आपको। इसके बाद आप में से एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया कि सर अम्लीय वर्षा क्या होती है? ये देखिएगा, अम्लीय वर्षा ये रही। यहां पर अम्लीय वर्षा के देखिएगा, जिस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी के वायुमंडल के कारण मैंने आपसे कहा कि इस वायुमंडल को प्रभावित करने के लिए ये वायुमंडल होता है, ठीक है। इस वायुमंडल के अंतर्गत आपके ऊपरी जो परत होती है, यहां पर एक ओजोन परत होती है, ठीक है। इस ओजोन परत सूर्य की जो प्रावेग्निक जो किरणें आती है उनसे आने से अपन को बचाने थी, यानी कि खतरे वाली जो किरणें आती है उनको अपने पास रख लेती है, बचा लेती है। हेलो सर, हाँ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिएगा वायुमंडल की अपन बात कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद में ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे थे। यहां पर चलिएगा, वायुमंडल के बाद में आपको यहां पर मैंने ओजोन परत का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। जब ये वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल के अंतर्गत क्या होती है, ये जो वायुमंडल होता है इसमें एक लेयर बनती है। और लेयर किसकी बनती है? क्योंकि ऊपर तो आपकी ओजोन परत है, मध्य नीच बीच वाला जो भाग है ये हमारी पृथ्वी है, और इसमें जो गैस उत्सर्जन होती है, इसके अंतर्गत जो गैसें उत्सर्जन होती है, वो गैसें उत्सर्जन होकर कहाँ जाएगी? ये जाएगी वायुमंडल में। यानी कि अपन ने यहाँ पर कोई जैसे बाइक चलाए, उसके बाद में जो धुआं है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जाएगा तो ऊपर की कंडीशन ऐसी रहेगी कि वहां पर ऊपर प्रावेग्निक, यानी कि वहां पर आपकी कौन सी परत है? ओजोन परत है, वो उनको ऊपर नहीं जाने देगी, यानी कि वो वापस नीचे के क्षेत्र में आएगी। जब वो नीचे आपकी लेयर बनने लग जाएगी, इस प्रकार की जब लेयर बनेगी, और जब लेयर बनेगी तो भाई साहब इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपके लेयर बन जाने के कारण, जब मैंने कहा कि मानसून लौटता हुआ होगा या मानसून जाएगा, तो उस समय यहां पर दाब और ताप दोनों की अगर अपन बात करते हैं तो दाब बढ़ जाएगा, ठीक है, तापमान घट जाएगा। इस कंडीशन में ऐसी होगा कि वहां से ऊपर जो आपने गैस रखी थी, वो गैस जो छोड़ी गई थी, जिसको सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो होती है, ये ऊपर आपके जो है वातावरण में होती है, यानी कि वायुमंडल में होती है। ये वायुमंडल में जब होती है तो ये वर्षा के साथ में क्या हो जाती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस दोनों साथ में जो है इस वर्षा की वीतों के साथ में, वर्षा की जो बूंदें होती है, इन बूंदों के साथ में नीचे आती है, और इस नीचे जब आती है तो इस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कह देते हैं। अम्लीय वर्षा आपके पेड़ पौधों के लिए तो हानिकारक है ही, साथ में मानव के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो याद रखना, ये जो गैसें हैं सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ये गैस वापस वर्षा के रूप में, अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे आती है, और इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ में आ गई बात? मानसूनीय वर्षा हमारे लिए उपयोगी होती है, लेकिन अम्लीय वर्षा हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल समझ में आ गई सर जी। अब ध्यान दो आगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वनों की कटाई किस पर अधिक प्रभावित पड़ता है? वनों की कटाई के कारण किस पर अधिक प्रभाव पड़ता है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। काफी बार इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी में भी पूछा गया, लेकिन काफी बार इसका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है हमारा। अब गलत क्यों होता है इसको देख लेते हैं एक बार। अब पहले तो आप आंसर दे दो मुझे, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि आप कितने कहां तक हो। पहली बात, यहां पर जलवायु के बारे में, जैव विभिन्नता और मृदा अपरदन की बात कर रहा है। यहां पर मुझे इसका आंसर आप कंप्लीट दीजिएगा। क्या इसमें जलवायु है, प्रभाव पड़ता है, या फिर जैव विभिन्नता पे पड़ता है, या मृदा पे पड़ता है, या फिर इस पर उपयुक्त सभी भी बता रहा है भाई ऑप्शन में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पायल मीणा डी कह रही है, निधि डी कह रही है, हाँ, तन्नु दिवाकर डी कह रही है, और मिंकू क्या कह रही है? ए कह रही है। चलो ध्यान दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा सर, कोई बात नहीं है। देखते हैं ऑल होंगे या नहीं होगा, वो एक बाद की बात है। पहले अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा,
पहली शर्त तो यह है कि आप क्लास को शेयर नहीं करते आजकल बिल्कुल भी, और क्लास को शेयर नहीं करते यानी कि क्लास लेने के बाद भी मैंने आपसे कहा है कि आपका प्रोमिस आपने पूरा नहीं करते, आप स्टेटस नहीं लगाते। क्या बात है, सबका आंसर आया इस बार तो, प्रीति का भी आंसर आया है, ठीक है, हरिवर्ध बाड़मेर से आंसर आ रहा है, ठीक है, चिंकी का आंसर आ रहा है, और सरोजनाई का आंसर आया है, तन्नु दिवाकर का भी आंसर आ रहा है। चलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वनों की कटाई किस प्रकार से अधिक प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई, मैंने कहा कि वनस्पति यानी कि वनों की अगर अपन कटाई करते हैं तो वनों की कटाई करने के कारण हमें एनसीईआरटी बुक में शुरुआत से पढ़ाया गया है कि जब आप वनों की कटाई करते हो तो मृदा का अपरदन होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मृदा का अपरदन दो कारणों से होता है। मृदा का अपरदन दो भागों में होता है। एक मृदा का अपरदन होता है जल के द्वारा, किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा। और जल के द्वारा तो किसके द्वारा होता है, तो जल के द्वारा जब वर्षा होती है तो नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा, ठीक है। इसके कारण एक होता है वायु अपरदन। क्या सर वायु के कारण भी अपरदन होता है क्या, बिल्कुल अपरदन होता है। आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल है अपना रेगिस्तान। क्या है एग्जाम्पल, रेगिस्तान। यानी कि रेगिस्तान के अंतर्गत आपका जो थार का मरुस्थल है ना, उस थार का मरुस्थल का विकास किस क्रम में हुआ है, तो वो आपके वायु अपरदन के कारण हुआ है भाई। थार का मरुस्थल का विकास किस क्रम में हो रहा है, तो ये इसके कारण हो रहा है क्योंकि वायु के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं बार टीले जाकर जम जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा इधर, इसके बाद में आपको जैव विभिन्नता की बात कर रहे हैं। जैव विभिन्नता के अंतर्गत आपको पता है कि वनस्पति की बात कर रहा है। वनस्पति के अंदर जैव विभिन्नताएं जो है वो तो प्रभावित होती है। क्यों, क्योंकि वनों को अगर अपन काटेंगे तो जैव विभिन्नता यानी कि ना तो जैव बचेंगे और ना विभिन्नताएं बचेगी। दूसरी बात यहाँ पर जलवायु, जलवायु इसका सबसे मुख्य कारण है। अगर मान लीजिएगा ऑप्शन में आपको मृदा और अपरदन और ये जैव विभिन्नता नहीं देता और जलवायु दे देता ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वनों के कटाई के कारण हमने देखा है कि जलवायु प्रभावित होती है। हमारे पूर्वज हमें एक ही बात समझाते हैं कि बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर अपन वनों को काटेंगे तो क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। और वर्षा का संबंध किससे है, वर्षा का संबंध है जलवायु से, क्योंकि वर्षा तभी होगी जब हमारी जलवायु क्या होगी, सही रहेगी। और जलवायु का संबंध किससे है, तो जलवायु का संबंध है हमारे मानसून से। किससे है, मानसून से। इसलिए कहा जाता है कि तापमान को कम करने के लिए, तापमान को कम करने के लिए क्या लगाने चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इससे अधिक से अधिक वृक्ष जब लगाएंगे तो इसके कारण क्या होगा, तापमान कम होगा। और जब तापमान कम होगा और जब समुद्री क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होगा तो यहां पर दाब यानी कि यहां पर तापमान की अगर अपन बात करते हैं, जब तापमान कम होगा तो किसके कारण से होगा, वृक्षों के कारण से होगा। आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में भी हम छाया में बैठते हैं तो कहां बैठते हैं, वृक्ष की छाया में, क्योंकि वहां पर तापमान क्या होता है, कम होता है। जब तापमान कम होता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ता है। और ये तापमान जब कम होगा तो ये किसके कारण होगा, वृक्षों के कारण होगा। वृक्षों के कारण जो है तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो वर्षा अच्छी होगी। क्या होगी, वर्षा अच्छी होगी। आपने एक बात हमेशा नोटिस की होगी, जब भी हम आज शहर से गांव की ओर जाते हैं, जब भी हम शहर से क्या जाते हैं, रूम से अगर आप शहर से जो है गांव की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में सर्दी अधिक होती है। क्या होती है, गांव में सर्दी अधिक होती है शहर की तुलना में। क्योंकि शहर में कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे कम है ना। पेड़ पौधों के साथ साथ में अगर अपन बात करें तो पेड़ पौधे तो है ही, इसके अलावा अपने जो गांव वाले ग्रामीण जो क्षेत्र होता है इसमें अपने कृषि भी करते हैं। और ये कृषि एक्टिविटीज के कारण जो है यहाँ पर तापमान क्या होता है, निम्न तो वैसे होता ही है। तो यहाँ पर जो है तापमान निम्न होने के कारण भी जो है आपको वहां पर क्या मिलेगा, तो अत्यधिक सर्दी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कहां पर लागू होती है, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में आप ये अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। बाड़मेर से एक भाई है, मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक हो जाएगा बिना मतलब। देखिएगा जब पढ़ाई होती है, मेरे सारे विद्यार्थी बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको केवल कमेंट से मतलब नहीं, उनको पढ़ाई करनी है, उनको एग्जाम क्लियर करना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं भाई कि आपस में बातें ना करें, अन्य विद्यार्थियों को डिस्टर्ब नहीं करें। आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हैं, अन्यथा फिर मैं डायरेक्ट ब्लॉक करा दूंगा, मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ने दें और आप भी पढ़ें, क्योंकि आपके माता पिताओं को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और हमें भी बड़ी अपेक्षाएं होती है, बड़ी उम्मीद होती है आपसे, क्योंकि इसलिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं हमें क्या मतलब है, क्योंकि हमें बहुत, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल अभी टेक्निकल टीम के द्वारा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें और आपके परिवार दोनों को बहुत अपेक्षाएं होती है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर आप खरे उतरने की कोशिश करें, क्योंकि अपने घर के संस्कार अपने पास होते हैं और उनको अपन बाहर नहीं दिखाना चाहिए, गलत बात है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभाव कदम कौन सा है ये बताना है। पर्यावरणीय संरक्षण की बात कर रहा है भाई, एनवायरमेंट की बात करता है। एनवायरमेंट के संरक्षण की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे प्रभावी कदम कौन सा है ये बताना है। क्या बताना है, प्रभावी कदम। यहां पर पहली बात करा है कि वनों का संरक्षण करो, औद्योगिकरण करो, जल संसाधनों का दहन करो और कृषि का विस्तार करो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा गुरुजी।
हाँ ठीक है, उसकी बात अलग है, अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबको अधिकार है, पढ़ने दीजिएगा, ठीक है। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो आप अच्छे संस्कारी हैं तो फिर आप समझ जाइएगा उस बात को, ठीक है। दूसरी बात यहां पर ध्यान देने योग्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी कदम कौन सा है? वनों का संरक्षण, औद्योगिकरण या जल संसाधन के दोहन या फिर कृषि का विस्तार। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप में से, पर्यावरण संरक्षण के, पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तन्नो दिवाकर का आंसर सही आया है। हाँ इसके बाद में देखिएगा सरोज नाइक का आंसर, चिंकी का आंसर आ गया, बीएस उर्दू क्लासेज का आंसर ए आया है, पायल मीणा का आंसर आ चुका है, प्रीति का आंसर आ चुका है। सभी विद्यार्थियों ने आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। चलिएगा आप अपने एक बार समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि कृषि विस्तार, क्या पर्यावरण के बारे में एक बात आपको मैंने अभी बताई थोड़ी पहले, पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कृषि का विस्तार करना अति आवश्यक है। देखो यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए आप अगर कृषि का विस्तार करेंगे, यानी कि कृषि का जो भाग है, कृषि भूमि जो बची हुई है ना, उस भूमि का तो हम यूज कर रहे हैं, किस में यूज कर रहे हैं कि हम कृषि कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पर्यावरण है और कृषि भूमि है, यहाँ पर इतना सा अंतर है कि जब आप वनों की कटाई करेंगे तब जाकर आपके कृषि का विस्तार हो सकता है। किसका विस्तार होगा? कृषि का विस्तार। यहाँ पर यह कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी कदम कौन सा है। अब प्रभावी कदम देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा क्या जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि कृषि का विस्तार करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। कई सारे विद्यार्थी इसका आंसर सीधे ये भी लगा देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि कृषि का विस्तार करने के लिए भी वनों को काटना होगा, और वनों को काटने का मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो याद रखना ये भी। दूसरी बात यहां पर जल संसाधनों का दहन, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगे, ठीक है, तो उसके कारण देखिएगा जल संसाधन एक ऐसा संसाधन होता है, ये जल संसाधन सीमित समय के लिए होता है अपने पास। क्या होता है? जल सीमित समय के लिए होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि सीमित समय के लिए होता है तो इसका उपयोग हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं होता उपयोग। कई बार आपने देखा होगा कि वर्षा जब हमारे होती है तो वर्षा होने के कारण आपने देखा होगा कि ये जो जल होता है ये समुद्रों में चला जाता है, और समुद्रों में जाने के कारण क्या होता है? खारा हो जाता है, और समुद्रों में खारा जब हो जाता है तो उसके कारण ये किसी भी योग्य नहीं रहता है। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं कि इसका अगर अपन अच्छे से यूज कर ले, उपयोग कर लें, तो उपयोग करने के लिए नदियों पर हमने क्या बनाए? बांध बनाए। और जब बांध बनाते हैं, इन बांधों का निर्माण जब हम करते हैं तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या भी है। समस्या यह है कि जब ये नदियों पर बांध बनाए जाते हैं तो यहाँ पर जल एकत्रित होता है, और ये जल जब एकत्रित होता है तो एकत्रित होने के कारण जो भूभाग, जो स्थलीय भूभाग है, इसके अंतर्गत जब ये अंतर की ओर जाता है, यानी कि अंदर जाता है, जब ये पानी पृथ्वी के अंदर जाता है तो उस समय ये होता है कि जब जल पृथ्वी के अंदर जाएगा तो अंदर वाले भाग के अंतर्गत आपको मैंने एक बात बताई है कि यहाँ पर 400 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहां पर परतें पाई जाती है। इन परतों के अंतर्गत जब ये जल जाएगा तो इसके कारण क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? भूकंप की उत्पत्ति। इसलिए अगर जल का दहन नहीं करोगे, जल को समुद्री क्षेत्रों में नहीं भेजोगे, तो आपके अगर स्थलीय भाग पर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ज्यादातर क्या होगा? तो वहां की आंतरिक जो परतें हैं उनके अंतर्गत कंपन होना महसूस होगा, और जब कंपन होगा तो यहां पर भूकंप की उत्पत्ति होगा। तो हमेशा याद रखना, इसका जल एकत्रित करना या बांधों का निर्माण करना भी जो है क्या होता है? भूकंप के लिए उत्तरदायित्व होता है। आपस में बातें क्या चल रही है? कहां देख लिया आपने? देखिएगा आपस में, मनोविज्ञान की क्लास में देखा था, आपस में बातें ना करें, अभी फिर वापस वही बात हो जाएगी। औद्योगिकरण की बात कर लेते हैं। उद्योगों का निर्माण किया जाता है क्या? बिल्कुल उद्योगों का निर्माण होता है। उद्योगों का निर्माण किस लिए? कृषि का विस्तार होगा तो उद्योगों का निर्माण करेंगे, उद्योगों का निर्माण करेंगे तो वनों को नुकसान पहुंचाएंगे, और वनों को नुकसान उद्योग, जैसे मान लीजिएगा आपने कौन सा उद्योग बनाया, जैसे मान लीजिएगा कोयले से कोई निर्मित चीज है, जैसे आपने कागज उद्योग बनाया, जैसे आपने कागज उद्योग भी बनाया तो आप वनों को काटोगे, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी उद्योग बनाओगे तो उसमें ज्यादा, हाँ बिल्कुल। अब दूसरी बात यहां पर ध्यान रखना, वनों के संरक्षण की बात कर रहा है कि वनों का संरक्षण, तो पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए सबसे बड़ा कदम जो है वनों को संरक्षण देना, यानी कि वनों को बचाना हमारे लिए सबसे पहला कर्तव्य बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हुआ, और आप सभी ने जो ए दिया उसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि भारत में चक्रवात का मुख्य किस महासागर से आता है? चक्रवात पूछ रहा है भाई आपसे। एक बात याद रखना, भारत के संदर्भ में बात कर रहा है, थोड़ी सी बातें हैं और महासागर आए हैं। इस टॉपिक को समझ लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। टॉपिक को समझ लीजिए, बहुत काम की चीज है। हाँ तो एक बार आंसर दे दीजिएगा पहले आप लोग, फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। लालचंद मीणा उदयपुर से हैं। हाँ
आपस में बातें ना करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भारत के चक्रवात मुख्यतः किस महासागर से आते हैं? प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर से। आर्कटिक महासागर से किस महासागर से आते हैं ये बताना है आपको। आंसर आता है, देखते हैं। बाड़मेर से हरिविंद्र का आंसर आया है बी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। सरोज नाइक का आंसर ए आया है। रिया का आंसर हिंद महासागर आया। पायल का आंसर बी। दन्नू दिवाकर का आंसर बी है, हिंद महासागर है। चिंकी का आंसर भी आ चुका है। शालू मीणा का आंसर आ चुका है बी। ठीक है, सचिन यादव का आंसर आ चुका है। पायल का आंसर, निधि का आंसर आ चुका है। मीणा कंवर का आंसर आ चुका है। सभी का आंसर आया है। सब, मिंकी का आंसर भी आ चुका है। सभी का आंसर आ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत के चक्रवात का मुख्य कारण पूछ रहा है ये। काफी सारे विद्यार्थी अलग अलग आंसर दे रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले तो यहां पर एक स्थिति समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? पहले तो आपका जो है अटलांटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर है, उसके बारे में देखते हैं। मैंने एक बात कही थी कि यहाँ पर आप 64.5 डिग्री जब खींचते हो, ये जो 64.5 डिग्री है, ये 64.5 डिग्री आपकी जो रेखा है ये आपके, और ये एक 64.5 डिग्री आप इधर नीचे खींचते हो, ये दोनों 64.5 डिग्री और 64.5 डिग्री दो महासागरों के बारे में एक जिक्र करती है। कई बार विद्यार्थी के साथ में समस्या हो जाती है कि दोनों का नाम सेम जैसा लगता है और वो समझ नहीं पाता कि ये ऊपर है या नीचे है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कह रहा है कि नीचे, अब देखिएगा अटलांटिक की अगर अपन बात करते हैं, आर्कटिक की बात करते हैं, डी ऑप्शन जो आपका है ये आपके किस क्षेत्र में है? तो ये आपके उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत उत्तरी ध्रुवों तक जो है विकसित है। और इसका नाम क्या है? चलिए, इसका नाम आपका जो है कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। और ये आर्कटिक महासागर जो है, इसकी अगर अपन बात करते हैं मेरे साथियों, तो ये महासागर आपके किस गोलार्ध के अंतर्गत है? तो याद रखना कि ये आपके उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जो महासागर है, इसके अंतर्गत दूसरा जो है अटलांटिक महासागर होता है। ये अटलांटिक महासागर आपका किस में होता है? दक्षिण में होता है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, ये भी समझ लीजिएगा। यहां पर दूसरी बात, एक और ऑप्शन है, हिंद महासागर की बात कर रहा है। इसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं कि सर हिंद महासागर के बारे में आप कई बार बताए हो कि ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री के नीचे वाले क्षेत्र में यहां पर एक महासागर स्थित है। और उस महासागर का नाम क्या बताया था? उसका नाम मैंने बताया था आपको, हिंद महासागर। कौन सा महासागर मेरे लाडलो? हिंद महासागर। दूसरी बात यहां पर ये कह रहा है कि आपके प्रशांत महासागर, इस वाले पार्ट के अंतर्गत जहां से आपकी ये उत्तरी अमेरिका, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका, ये आपके यहां पर अफ्रीका वाला क्षेत्र, यहां पर जो ये इसके मध्य वाला और इस वाले जो भाग में जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है भाई प्रशांत, सॉरी महासागर जो है, इस प्रशांत महासागर कहते हैं। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। इसके बाद में सर यह हिंद महासागर। अब देखिएगा, अपन ने कई बार क्वेश्चन पढ़ा है, कई बार क्वेश्चन पढ़ने के साथ में हमारे साथ कंडीशन ये होती है कि हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन आंसर नहीं दे पाते हैं। आंसर इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा महासागर कहां पर है। इस हमेशा महासागरों की केवल स्थिति देखना। प्रशांत महासागर का जिक्र इनसे संबंध है, हिंद महासागर का संबंध किससे है? तो सीधी सीधी बात, एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा है कि यह हमारा दक्षिणी भारत है। इस दक्षिणी भारत के एक तरफ आपका अरब सागर होता है क्या? बिल्कुल। दूसरी तरफ आपके बंगाल की खाड़ी होती है। क्या, कौन सी खाड़ी होती है भाई? बंगाल की खाड़ी होती है। अब यहां पर ना तो बंगाल की खाड़ी दे रखा है ना अरब सागर दे रखा है। अब इस कंडीशन में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि सर हमने तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, भारत का संदर्भ हिंद महासागर से कैसा है? मैंने यहां पर कहा कि ये जो भारत है इसके नीचे एक 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, और यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर एक महासागर स्थित है, उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में मैंने कहा कि इस पर तापमान जब ज्यादा होता है तो इसी के कारण आपके क्या हो जाते हैं, यहां पर आपका मानसून उठता है और मानसून में आपके वर्षा करता है। यही कहानी यहां पर होता है कि चक्रवात के अंतर्गत भी आपकी भूमिका किसकी होती है? तो यहां पर चक्रवात जो उड़ता है वो चक्रवात आपके हिंद महासागर से उड़ता है। कई बार तो ये भारत के तटीय क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है और कई बार ये भारत में भी नहीं पहुंच पाता है। उससे पहला हमारा जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर में ही समाप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, इसमें विलुप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इतने दूर से यहां तक चक्रवात जब जाता है तो यहां पर तापमान अधिक होता है, यहां पर जो निम्न तापमान होता है यहां पर तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा होता है, जब यहां पर निम्न दाब होता है तो इसके कारण ये आगे नहीं जा पाता और यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन कई बार कंडीशन ये बनती है कि क्वेश्चन एग्जामिनर जैसे दे दिया कि चक्रवात का मुख्य किस महासागर से आता है भारत में, बंगाल की खाड़ी से भी आता है लेकिन बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है, अरब सागर से भी आता है, अरब सागर ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। अब मान लीजिएगा सर उसने कहा कि चक्रवात, अब आपसे वो ऑप्शन के अंतर्गत मान लीजिएगा तीनों देगा।
अब जब तीनों जब आंसर होंगे तो आपके यहां पर कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जब भी आपके तीनों ऑप्शन में होंगे तो वो आपसे या तो पूछेगा कि पूर्वी चक्रवात मुख्यतः किससे आते हैं। जब पूर्वी चक्रवात आपसे पूछेगा तो इसका मतलब क्या होगा, बंगाल की खाड़ी से आता है। जब आपसे कहेगा कि आपके जो पश्चिमी चक्रवात है या आपके दक्षिणी पश्चिमी चक्रवात है वो किस सागर से आते हैं, अरब सागर होगा। जब आपसे कहेगा कि दक्षिण यानी कि भारत की अगर अपन बात करें तो दक्षिण के अंतर्गत तो हिंद महासागर जो है इससे आने वाला चक्रवात जो है, दक्षिण से जो चक्रवात आता है वो किस महासागर से आता है, तो वो आपके हिंद महासागर से आता है। ऐसी परिस्थिति अगर बन जाती है तो क्वेश्चन का आंसर इस संदर्भ में देना है। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी बनती है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ऑप्शन में नहीं रहता है और उस समय पूछ लिया जाता है कि भारत में मुख्यतः चक्रवात कहां से आता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वह हिंद महासागर से आता है। इसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के अंतर्गत मानसून, चक्रवात की जगह पर यहां पर मानसून लिख देता तो उस समय क्या होता है, तो मानसून के समय भी आपको एक बात याद रखनी है कि मानसून मुख्यतः पूछ लेता अरब सागर नहीं होता और बंगाल की खाड़ी नहीं दे रखा, उस कंडीशन में आपके कौन सा, हिंद महासागर। यहां पर आपसे कहा जाए तो इस संदर्भ में भी आपको मानसून के संदर्भ में भी याद रखना है। मानसून के संदर्भ में जो बातें याद रखनी है, वर्षा ऋतु के समय मैंने भी कई बार कहा है कि इस ओर का मानसून दिशाएं पूछ लेता है। इसमें जब मानसून में क्वेश्चन पूछेगा तब भी आपको हमेशा याद रखना है कि यहां से यह पूछेगा कि पूर्व और दक्षिणी जो क्षेत्र से जो मानसून आता है वो मानसून किस खाड़ी से यानी कि किस महासागर से आता है या किस जगह से आता है, किस जलीय स्रोत के कारण आता है, तो हमेशा ध्यान रखना है बंगाल की खाड़ी से आएगा। ठीक है, यहां पर दूसरी कंडीशन होती है, यहां पर कहा जाए, मान लीजिएगा आपसे कहा जाए कि मार्च अप्रैल के महीने में भारत में जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, इस मार्च अप्रैल के महीने में जो तटीय क्षेत्र है ना, इस तटीय क्षेत्र पर वर्षा होती है तो किस सागर के कारण होती है, तो यहां पर याद रखना है कि यह अरब सागर के कारण होती है। किस कारण होती है, अरब सागर के कारण। यह बात हमेशा याद रखना। अब अगर आपसे मान लीजिए मार्च अप्रैल ना देकर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंतर्गत मानसून किस कारण से आता है, मानसून किस महासागर से आता है, तो उस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन किसी भी पैटर्न से पूछा जाए, आपको मैंने सारे पैटर्न समझा दिए, सारी बातें बता दी है, शायद मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और समझाने की आवश्यकता है। समझ में आ गई होगी लगभग आपकी ये क्वेश्चन। चक्रवात से, मानसून से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, यहां पर दो बातें और ध्यान रखना। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, चक्रवात टॉपिक है, दो प्रकार के होते हैं। एक चक्रवात होता है जिसको तो इस प्रकार से यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, एक चक्रवात होता है जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। घड़ी की सुई की दिशा में जो घूमता है वो होता है प्रति चक्रवात, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है वो होता है चक्रवात। तो प्रति चक्रवात और चक्रवात में दोनों में अंतर है। ठीक है, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, प्रति चक्रवात ज्यादातर आपके किस ओर से आता है, तो प्रति चक्रवात आपका ज्यादातर जो आता है वो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो ज्यादातर चक्रवात जो आते हैं वो आपके हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से होते हुए आते हैं। ठीक है, हाँ, कच्छ के रण और अरब सागर के समय की दूरी कितनी होती है, क्या पूछ रहा है? चलो ध्यान दो। तो ये समस्त बातें जो होती है, ये समस्त बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था अपन को चक्रवात के बारे में, तो हिंद महासागर भी आंसर राइट हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन पर और आंसर दे दीजिएगा। काल वैशाखी भारत के किस क्षेत्र से आती है ये बताइएगा। काल वैशाखी किस क्षेत्र से आती है ये बताना है। हाँ बिल्कुल बताइएगा, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिएगा। काल वैशाखी भारत के किस क्षेत्र से आती है, तो इसका आंसर पहले आप दीजिएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा भाई, फिर हम क्लास चलिएगा। काल वैशाखी भारत में कच्छ के रण कि अरब सागर से दूरी कितनी है। अरे मेरे लाडलों, एक बात ध्यान रखना, ये जो है कच्छ के रण की अगर अपन बात करते हैं, अरब सागर की बात करते हैं, इन दोनों के मध्य आपके 1451 किलोमीटर की दूरी होती है। कितनी होती है? 1451 किलोमीटर की दूरी होती है। याद रखना इस बात को भी। चलो ठीक है। अच्छा, सी आंसर आ रहा है भाई सभी विद्यार्थियों का। कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सी आंसर आ रहा है सभी का। देखता हूं मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो भाई ठीक है। काल वैशाखी भारत के किस क्षेत्र से आती है? सभी को पता है, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी की ओर से आती है।
हाँ, इसका मतलब आपको सभी को पता है कि काल वैशाखी भारत में किस दिशा की ओर से आ रही है, पूर्व दिशा की बात कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पर दिशा ये दी होती है कि पूर्व दिशा की जगह पर ये कह देता है कि पूर्व दक्षिण दिशा दे देता, तो फिर क्या होता? फिर इसका राइट आंसर पूर्व दक्षिण दिशा ही होता। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी दिया। आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। मेरे लाडलो में आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्लास को लाइक करना है सभी को, क्योंकि आपकी संख्या जिस प्रकार से उस प्रकार से आपके लाइक नहीं है, और क्लास को कमेंट भी आपको करना है, और सभी विद्यार्थियों को क्लास भी शेयर करना है कल वाली क्लास में। हाँ जी, राइट है, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी है, ये आंसर आप सभी को देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, सालू मीणा का आंसर सी आ रहा है, बाड़मेर से हरिवेंद्र का आंसर ए आया है, देखते हैं तन्नू का आंसर ए आया है। अब देखते हैं जल्दी आंसर, तो जल्दी बिल्कुल वृक्षारोपण कर दो सर। हाँ, रैन नाइक कह रहा है, बिल्कुल ए आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर देना है, सभी को आंसर दीजिएगा। सचिन का आंसर आ चुका है, सरोज नाइक का आंसर आ चुका है, सालू का आंसर आ चुका है, टन्नू का आंसर आ चुका है, BS उर्दू क्लासेस से आंसर आ चुका है ना, चिंकी यादव का आंसर आ चुका है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। हाँ सर जी, मेरा तो पहले ही कर दिया लाइक, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, करना भी चाहिए। ए आंसर आ रहा है साहब, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, सभी ने आंसर दे दिया भाई, क्या बात है। देखो, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि मृदा अपरदन कितने कारणों से होता है, तो मेरे साथियों मृदा अपरदन 2 कारण से होता है। एक कारण तो कौन सा होगा? एक कारण होगा जलीय, और एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा वायु के कारण। ये जो वायु के, अब भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो जल के कारण जो अपरदन होता है ना, ये तो अगर आप मान लीजिएगा, और एक होता है आपके वायु के कारण अपरदन। वायु के कारण जो अपरदन होता है, इनके अंतर्गत भी आपको 2-4 चीजें विशेष ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार इस पैटर्न से भी पूछा जा सकता है कि भाई वायु जो अपरदन होता है, इसके कारण तो किसका निर्माण होता है? वायु अपरदन के कारण जो निर्माण होता है, वो निर्माण किसका होता है? पहला कारण वायु के कारण जो अपरदन होता है, वो आपके रेगिस्तान वाला जो भाग है, उस भाग के अंतर्गत आपका क्या होता है? निर्माण होता है। रेगिस्तान के कारण होता है, तो इसके कारण आपका किसको? थार के मरुस्थल को प्राथमिकता मिलकर थार का मरुस्थल का फैलाव बढ़ता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर एक बात और ध्यान रखना, जब ये थार के मरुस्थल के अंदर, तीसरी बात यहां पर जो वायु चलती है, इसको अपन लू कह देते हैं। दूसरी बात यहां पर जल अपरदन के कारण क्या होता है? जल अपरदन के कारण आपके जो है मैदानों का निर्माण होता है। भाई किसका निर्माण होता है? मैदानों का निर्माण होता है, क्योंकि नदियां अपने साथ में लाएगी तो मैदानों का निर्माण करेगी। मैदानों का निर्माण होगा, साथ में मैदानों के निर्माण में क्या होगा? कृषि एक्टिविटी, यानी कि कृषि के लिए अति उपयोगी होगा। तीसरी बात याद रखना, अत्यधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करेगी। क्या करेगी? अत्यधिक जनसंख्या निवास करेगी। तो हमेशा आपको यह कारण ध्यान रखना है कि वायु अपरदन को प्रभावित करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पैटर्न से होता है कि वायु अपरदन प्रभावित करता है। अब वायु अपरदन किसको प्रभावित करता है, ये कई बार क्वेश्चन होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वायु अपरदन के कारण जो है किसको प्रभावित करता है। और कई बार ये पूछता है कि वायु अपरदन के कारण किसका निर्माण होता है। जब निर्माण पूछ लिया जाए तो याद रखना है रेगिस्तान। आपसे पूछा जाए कि किसका विस्तार फैलता है, तो आपको ध्यान रखना है थार का। इसके कारण आपसे पूछा जाए कि इसमें जो वायु चलती है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। दूसरी बात यहां पर आपको कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिएगा जलीय भाग के कारण जो अपरदन होता है, उसका उत्तरदायित्व कारण क्या होता है? नदियां। और नदियां जो है किसका निर्माण करेगी? मैदान का। जब मैदान का निर्माण होगा तो अत्यधिक क्या होगा? कृषि होगी उस क्षेत्र में, ज्यादातर जनसंख्या निवास करेगी। समस्त बातें आपको याद रखना है। तो भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में दोनों प्रकार का अपरदन लागू होता है। भारत की कंडीशन क्या है? दोनों प्रकार का अपरदन लागू होता है, क्योंकि इस भाग में और इस भाग में। भारत की मैं बात करूं, अब यहां पर एक क्वेश्चन और, एक नए पैटर्न से क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, वो भी बता दो। ये भी सुन लो आप ध्यान से, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, कई बार अपरदन की दिशा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक बात और ध्यान रखना। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि अपरदन पूछ लिया जाए कि देखिएगा यहां पर कंडीशन ये बनती है कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, अब राजस्थान यानी कि भारत के संदर्भ में उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, और एक क्षेत्र है आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। यहां पर आपसे पूछा जाए कि देखिएगा सर्वाधिक वायु जो होता है, वायु अपरदन किस क्षेत्र में होता है भारत में, तो सर्वाधिक वायु अपरदन के कारण आपको हमेशा याद रखना है कि इस दिशा में होता है उत्तर पश्चिम। अब इनकी दिशा अगर आपसे पूछ ली जाए कि वायु अपरदन किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसका अपरदन हमेशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान का जो फैलाव है, मरुस्थल का जो फैलाव है, वो भी इस दिशा से इस दिशा की ओर ही है। अर्थात हम कहें कि वायु अपरदन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व इस दिशा से इस दिशा की ओर है। दूसरी बात यहां पर याद रखना
रखना है कि जलीय भागों के द्वारा यानी कि नदियों के द्वारा अपर्दन जो होता है उसकी दिशा जो है आपकी इस प्रकार से होती है, यानी कि कहा जाए कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर का जो अपर्दन होता है वो किसके कारण होता है, ये होता है नदियों के कारण, ठीक है। और नदियों के कारण होता है, इसलिए यहां पर किसका निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो याद रखना है, इस बात के बारे में आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं। अब भाई सर ये जो जलीय भाग है या फिर आपका जो वायु अपर्दन है, इन दोनों को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को रोकने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करनी पड़ेगी। यानी कि वृक्ष सर क्या करेंगे, वृक्षों का बहुत सारा फायदा है। जब आप यहां पर वृक्षारोपण करेंगे तो उस वृक्षारोपण के कारण एक तो आपके पृथ्वी का जो है वो वातावरण का संतुलन बना रहेगा। किसका संतुलन बना रहेगा, वातावरण का संतुलन बनाने में सबसे उत्तरदायित्व कारण है। दूसरा, मृदा का अपरदन रोकेगा। क्या करेगा, मृदा का अपरदन रोकेगा। तीसरा, आपके यहां पर जो है समय पर मानसून आएगा। क्या होगा, मानसून आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये तापमान को कम करने का काम करेगा। क्या करेगा, तापमान को कम करने का काम करेगा। दूसरी बात, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, पांचवी बात, यहां पर जो है आपको क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करेगा और ऑक्सीजन को आपको शुद्ध रूप से ऑक्सीजन गैस आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अलावा आपके जो जीव जंतु है यानी कि सरजीव जो वस्तुएं हैं, उन सरजीव वस्तुओं को क्या देगा, तो सरजीव वस्तुओं को और या निर्जीव सरजीव वस्तुओं को क्या देगा, तो सरजीव वस्तुओं को जीवन देने का काम करेगा। क्या देने का काम करेगा, जीवन देने का काम करेगा। तो आपको हमेशा याद रखनी है कि आपके वृक्षारोपण से इतनी सारी बातें, वृक्षारोपण से आपको यहां पर जो आपके जैसे जीवों की बात कर लेते हैं, यहां पर आपके जैसे पक्षी होते हैं, ठीक है, पशु होते हैं, उन सबके लिए खाने की सामग्री का उपयोग करेगा। सब चीजें यही आपको देगा। इसलिए आपको याद रखना है कि वृक्षारोपण इसका मुख्य कारण हो जाएगा। यहां पर सिंचाई से क्या होती है, कृषि होती है, ठीक है। और दूसरी बात, सिंचाई से कृषि होगी, जुताई से क्या होगी, इससे भी आपकी कृषि होगी। जल निकास के कारण क्या होगा, जल निकलेगा, तो इसके कारण जल निकास होता है। जल निकास अपन कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे बड़ी तकनीकी, जो सबसे अच्छी तकनीकी होती है, वो होता है अपना वृक्षारोपण करना। चलो देखिएगा, अब दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से आंसर दे दो। हाँ बिल्कुल। अब चेक कीजिएगा, अब नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आ गया आ गया। हाँ सर वही गए वापस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपन पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ की अगर अपन बात करते हैं, मैंने आपसे कहा है पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, हमेशा कौन सी वर्षा कौन से काल में होती है, हमेशा सर्दियों में होती है। कौन से काल में होती है, सर्दियों में। सर्दियों में वर्षा जो होगी पश्चिमी विक्षोभ से हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा प्रभावित करने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि दक्षिणी भारत को, क्या दक्षिणी भारत को प्रभावित करेगी क्या, या फिर ये कह रहा है कि उत्तरी और पश्चिमी भारत को। कौन से भारत की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम को, यानी कि यहां पर उत्तर और ये पश्चिम वाला, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत,
इस भारत को प्रभावित करेगी क्या? या फिर ये कह रहा है कि पश्चिमी तट, किस तट की बात कर रहा है? इस तट की बात कर रहा है कि इस तट को प्रभावित करेगी। यहां पर क्वेश्चन का केवल पैटर्न इतना सा समझना है, सिंपल सी कहानी इतनी सी सुननी है कि भाई जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण जो सर्दियों में जो वर्षा होती है ये मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रभावित करती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये पश्चिमी विक्षोभ, मैंने ग्लोब के संदर्भ में आपको बताया था एक बात कि ग्लोब के संदर्भ में मैंने कहा था कि इस ओर से जो पवनें चलती है उन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। ये सर्दी के समय में चलती है, ठीक है, तो इनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और ये सर्दी के समय वर्षा करती है भाई। और ये जब वर्षा करती है तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जब पश्चिमी विक्षोभ की ओर से आती है इसलिए इनको पश्चिमी दिशा से आती है, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये भारत के संदर्भ में नहीं, ग्लोब के संदर्भ में कहा जाता है, याद रखना। यहां पर जो अपना देश है उस देश का नाम है, यहां पर एक महाद्वीप है, महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में एक देश है उसका नाम है यहां पर भारत। और ये जो भारत देश है ना, इस भारत देश के अंतर्गत भी पश्चिम से आती है। यहां पर सबसे पहले आने के बाद में ये करती है एंट्री, और एंट्री करेगी भारत के संदर्भ में। तो ये किस दिशा से? भारत का तो यहां पर, यानी कि अगर अपन बात करें इस क्षेत्र से, यहां से, तो भारत के अंतर्गत आपके जो उत्तरी भारत है और ये आपका जो पश्चिमी भारत है इस वाले क्षेत्र से एंट्री करेगी, और इस वाले क्षेत्र से एंट्री करेगी तो सर्दी के अंतर्गत यहां से ये वर्षा करेगी, ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा करेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है और ये मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है और किस क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो हमेशा याद रखना है कि उत्तरी पश्चिमी वाला जो क्षेत्र अपना, कौन सा क्षेत्र हो गया? उत्तरी और पश्चिमी वाला क्षेत्र हो गया। तो इसको ये ज्यादातर क्या करती है? प्रभावित करती है। दक्षिणी भारत को प्रभावित करने वाले, दक्षिणी भारत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी भारत को कौन प्रभावित करती है, तो दक्षिणी भारत को जो प्रभावित करता है वो आपका मानसून करता है। क्या करता है? मानसून। और मानसून कौन सा करता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंद महासागर वाला मानसून करता है। और दूसरा मानसून कौन सा होगा? यहां पर दूसरा आपका अरब सागर वाला। कौन सा सागर वाला? अरब सागर वाला। यहां पर याद रखना, यहां पर ये कह रहा है कि पूर्वी भारत की बात, पूर्वी उत्तर भारत, यानी कि इस वाले भारत को जो प्रभावित करेगा वो कौन करेगा? तो यहां पर बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। और ये बंगाल की खाड़ी से जो आपके चक्रवात उठते हैं, ठीक है, और ये मानसून जो उठता है वो इसको प्रभावित करेगा भाई, बंगाल की खाड़ी से आने वाला पूर्वी उत्तर भारत को। पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिमी तट को प्रभावित करता है आपके अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर से आने वाले चक्रवात या फिर अरब सागर से आने वाले वर्षा। तो ये आने वाली ये जो चीजें हैं ये इनको इसी प्रकार से डिस्टर्ब करती है। याद रखना हमेशा इस दिशा के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो इस दिशा में आपको केवल हमेशा याद रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ याद रखिएगा, यहां पर बात रखिएगा हमेशा। दूसरी बात, पूर्वी में पूछा जाए तो पूर्व के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी से आने वाला, आपके इधर पश्चिम में पूछ लिया जाए अरब सागर वाला, दक्षिण में पूछ लिया जाए तो हिंद महासागर वाला। कौन सा महासागर वाला? हिंद महासागर वाला। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर इस प्रकार से आपको करना है, ग्लोब के संदर्भ में समझना है सब चीजों, ठीक है। चलो आगे, अब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी ऊर्जा स्रोत उपयोगी है? जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी ऊर्जा सबसे उपयोगी होती है, ये आपको बताना है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कोयले के बारे में, नवीनीकरण। और वाह कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, एक बार सभी आंसर दे दो, समझ में आ गया ना? अब बताओ इससे अच्छे कैसे से समझोगे? सारे क्वेश्चन हो गए? हाँ, ओके सर, ओके सर, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, परमाणु ऊर्जा, नवीनीकरण या प्रकृति? अब बताइएगा जल्दी से किस प्रकार की ऊर्जा है? आंसर दीजिएगा, आंसर देखते हैं। नवीनीकरण, नवीनीकरण आ रहा है, किसका आया? एक आंसर आया, पहले का आंसर सी, सरोज का आंसर सी। आगे आंसर दीजिए, जल्दी दीजिएगा, जल्दी दीजिएगा। हाँ चलो ठीक है, क्लास में जाना है, अच्छा लंच खत्म हो गया, कोई बात नहीं सी। हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। हाँ, निधि का आंसर हो गया, सचिन का आंसर हो गया, नवीनीकरण, पायल का आंसर, सबका आंसर आया भाई, बहुत अच्छी बात है। एक बार क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने एक बात कही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक बात समझनी है, काफी सारे विद्यार्थी कहें नवीनीकरण। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोयले की अगर अपन बात करते हैं, ये कोयले का, यानी कि देखिएगा एक चीज होती है, यहां पर दो ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। एक चीज होती है हमेशा जिसको अपन कहते हैं गैर नवीनीकरण, एक शब्द होता है जिसको तो क्या कहा जाता है मेरे लाडलों, उसको तो कहा जाता है गैर नवीनीकरण, और एक शब्द होता है जिसको अपन कहते हैं नवीनीकरण। यहां पर गैर नवीनीकरण
ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। ये भी गैर नवीनीकरण, एक बार परमाणु बम का विस्फोट हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। दूसरी बात, यहां पर प्राकृतिक गैसें एक बार समाप्त होने के बाद में दोबारा इसका क्या नहीं कर सकते, नवीनीकरण नहीं कर सकते, इसलिए यह भी आपका गैर नवीनीकरण है। यहां पर कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से ऊर्जा के या कौन से स्रोतों का सबसे उपयोगी है, तो सबसे ज्यादा उपयोगी है आपके नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं तो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कैसे हैं, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ये सारे तो क्या हो गए, गैर नवीनीकरण है। कोयला गैर नवीनीकरण है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा गैर नवीनीकरण है, प्राकृतिक गैस जो है गैर नवीनीकरण है। अब यहां पर बात की जा रही है नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में, किसके कारण, नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में। तो नवीनीकरण जो ऊर्जा है इसकी अगर अपन बात करते हैं दोबारा उपयोग करने के लिए, तो सबसे पहली बात यानी कि जल का उपयोग करेंगे तो किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा, ठीक है, यानी कि इसका उपयोग करेंगे, कोयले का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा, क्या होगा, प्रदूषण होगा। इसके बाद में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो भी प्रदूषण फैलेगा, लेकिन यहां पर प्राकृतिक गैस का दहन करेंगे तो भी आपका प्रदूषण फैलेगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा आप जल क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपने जल से क्या बना ली, विद्युत बना ली, विद्युत बना ली, तो इसका उपयोग क्या हो गया, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो इसका उपयोग करेंगे तो क्या नुकसान होगा क्या प्रकृति को, नहीं, इसके कारण प्रकृति को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जल क्या हो रहा है, यानी कि जल को एक स्थान से, एक टरबाइन से दूसरी टरबाइन में डाला जा रहा है, उससे विद्युत का निर्माण हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात जल हो गया। इसके बाद में तीसरी बात करते हैं अपन पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी कि पवनें जब चलती है, पवनें चलने के कारण यहां से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जब विद्युत का ऊर्जायन टरबाइनों के माध्यम से किया जाता है तो यह भी प्रकृति को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद में आपको हमेशा ध्यान रखना है, पवनों के बाद में सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य की ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो सौर ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है उसमें भी विद्युत का निर्माण होता है, और विद्युत जो है ये किसको प्रभावित नहीं करती है, इसको प्रभावित नहीं करती। यानी कि कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव करने वाले कौन से ऊर्जा स्रोत सबसे उपयोगी है, तो सबसे उपयोगी होगा आपके गैर नवीनीकरण, नवीनीकरण वाले। गैर नवीनीकरण वालों का एक बार समाप्त होने के बाद में दोबारा प्रारंभ नहीं की जा सकती, दोबारा नहीं बनाई जा सकती, लेकिन गैर नवीनीकरण वाला ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग आप बारंबार कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। आज की क्लास में आप सभी ने बहुत सारी चीजें जानी, बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। अगली क्लास में आप सभी तैयार होकर आइएगा, अच्छे से पढ़कर आइएगा। और पढ़कर क्या आना है, तो पढ़कर ये चीज़ें आनी है कि कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में और वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। समय आपका यही रहेगा, समय आपका क्या रहेगा, समय यही रहेगा कि आपका समय जो है 11 बजे से क्लास प्रारंभ होगी और 12 बजे तक चलेगी, ठीक है। आज ज़्यादा हो गया समय, कोई बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को सभी को शेयर करना है, और सभी विद्यार्थियों को क्लास शेयर करके क्लास को लाइक करना है, ठीक है, ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल जाए कि हमारी क्लास होने लग गई है। हाँ, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू कह रहे हैं सब विद्यार्थी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल पढ़ने का तरीका, बिल्कुल मैंने हमेशा कहा है कि जीरो से सिक्कर की ओर चलो तो ही मजा आता है पढ़ने का, अन्यथा मजा नहीं आएगा। और जीरो से सिक्कर तक पहुंचने के लिए आप सभी ने बहुत मेहनत करनी है, और मेहनत मेरे साथ कीजिएगा, मेहनत मैं करता हूं, केवल आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। सारे मैं कह रहा हूं ना, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, एक बार एक टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में नाइस क्लास गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगाइएगा, क्योंकि अगर आप क्लास शेयर नहीं करेंगे, स्टेटस नहीं लगाएंगे, तो फिर मेरा दिल जो है ना वो गवाह नहीं देता है। तो ध्यान दीजिएगा। महेंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप सभी अनुमति दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। आप सभी को थैंक यू। आपके माता पिताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने आपको ये मौका दिया कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।